हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th का हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस को चेंज कर दिया और उन्होंने अपना सिलेबस में 9th और 10th का सारा चैप्टर को शामिल कर दिया है। किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस, सभी जितना भी 9th और 10th में है उसे बिहार पुलिस के सिलेबस में शामिल कर दिया। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 10th का हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म इटली में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म इटली में हुआ था। और इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो फिर गैरिबाल्डी को कहते हैं। इटली का तलवार गैरिबाल्डी को कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीटमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पीटमाउंट कहाँ था? तो इटली का उत्तरी छोर पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र था। उसका शासक विक्टर इमैनुअल था और उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वो था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश से ही लुई 14वां और 16वां संबंधित था। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? उस समय के तत्कालीन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था। इसी के तहत फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को उठाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जहां उसकी मौत 1821 ईस्वी में हो जाती है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान का, क्योंकि जिस समय तुर्की और यूनान वाले क्षेत्र में गृह युद्ध होता है तो वहाँ से बहुत सारे विज्ञानी लोग, सभी लोग साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के चीज़ों को लेकर यूरोप की ओर पलायन करते हैं। लेकिन उस समय वहाँ अंधकार का युग होता है, यानी कि तर्क कुतर्क, सही गलत का निष्कर्ष करना उसके बस की बात नहीं होता है, क्योंकि पोप के द्वारा उसे कहा जाता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये यूनानी लोग और ग्रीस के लोग पहुँचे, तो फिर धीरे धीरे उस सभी को जागृत किया। तो कह सकते हैं कि यूनान और ग्रीस के लोग ही उसे जागृत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? तो फिर जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। अगला है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। और इंग्लैंड में ही सबसे पहली बार गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहली बार। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। सेडान में हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। लेकिन कहीं कहीं आपको फ्रांस और पर्सा के स्थान पर फ्रांस और जर्मनी भी दिया हुआ रह सकता है, क्योंकि उस समय पर्सा जर्मनी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था और पूरे जर्मनी से युद्ध ना होकर पर्सा के और फ्रांस के बीच हुआ था। इस वजह से कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार इंडिया के अंदर है उसी तरह से पर्सा जर्मनी के अंदर हुआ करती थी। यानी कि आप समझ गए कि किसके बीच हुआ था। उसके बाद फिर दोस्तों इस दोनों के बीच होने के बाद फिर यानी कि 1870 ईस्वी में युद्ध होने के बाद फिर 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। अब बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच
हुई होगी, तो फ्रांस और पर्सा के बीच या फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ होगा। अगला सवाल वही है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फिर 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो फ्रांस और पर्सा के बीच, या कह सकते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो फिर यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कुल महादेश की संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन सी है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 2 कौन सी है, तो एक है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर एक अंत में है अंटार्कटिका। कुल 7 महादेश है। युवा इटली का विकास किया था, यानी कि युवा इटली का विकास किसने किया था, तो फिर मेजनी ने किया था। युवा इटली का विकास किसने किया था, मेजनी ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में किया था, और इन्होंने 1834 ईस्वी में युवा यूरोप की स्थापना किया था, यानी कि युवा इटली के बाद फिर युवा यूरोप की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। और मेजनी ने ही 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन से जुड़ जाता है। कौन, मेजनी। कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। 1831 ईस्वी में युवा इटली की स्थापना और 1834 ईस्वी में युवा यूरोप की स्थापना। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। लेकिन तुर्की के जगह पर कभी कभी आपको ओटोमन साम्राज्य भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिस समय आज तुर्की स्थित है उस समय पहले ओटोमन साम्राज्य हुआ करती थी, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से। मैंने आपको बताया था कि 1810 ईस्वी में इन्होंने कार्बोनरी संगठन से जुड़ता है और 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना करता है, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना करता है। कौन, मेजनी। कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो फिर ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय कौन था, तो फिर मेटरनिक था, जो काफ़ी क्रूर शासक था। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई, ये डबल आ गया, रूस और तुर्की के बीच हुआ था। रूस और तुर्की के जगह पर हो सकता है ओटोमन साम्राज्य। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यह एक कूटनीतिक था। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। इसी कूटनीतिक के वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि इन्होंने गुट का निर्माण शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर इसके विरोधी देशों ने भी धीरे धीरे निर्माण करना शुरू कर दिया, और अंततः 1914 ईस्वी में युद्ध हो गया। सार्डिनिया पीटमाउंट का शासक कौन था, पीछे मैंने आपको बताया था कि विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीटमाउंट का शासक था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो लॉर्ड बायरन शहीद हुए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था, तो 1821 ईस्वी में शुरू होता है और 1832 के आसपास ये खत्म होता है। किसके तहत होता है, तो कुस्तुनतुनिया के समझौता के तहत खत्म होता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। कब किया था, 1804 ईस्वी में किया था। 1804 ईस्वी में किया था। नेपोलियन का जन्म कब होता है, तो फिर 1769 ईस्वी में होता है। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में होता है और 1804 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण करता है। लेकिन 1815 ईस्वी में वाटरलू की मैदान में हार हो जाने की वजह से इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, क्योंकि वाटरलू के मैदान में ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया मिलकर और अन्य देशों ने मिलकर इसे वाटरलू के मैदान में हरा देता है। उसके बाद फिर इसे 1815 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, लेकिन 1821 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। यानी कि इसका जन्म होता है 1769 ईस्वी में और मौत होता है 1821 ईस्वी में। अगला है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, तो मैंने पीछे बताया यूनान और ग्रीस, तो यहाँ पर ऑप्शन में है यूनान, तो यूनान होगा।
पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। पर्सा किसका क्षेत्र था? जर्मनी का। किसका? जर्मनी का, आपको ध्यान रखना है। वहाँ का शासक था विलियम प्रथम। अब चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे चैप्टर नंबर 2 साम्यवाद एवं समाजवाद आ गया है। तो चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला सवाल है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो कौन था? तो फिर ये रूसी समाजवादी थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में होता है और इसका मृत्यु 1883 ईस्वी में होता है। यानी कि इसका जन्म 1818 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में होता है। इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक बुक का प्रकाशन किया था 1867 ईस्वी में। और इसके पहले 1848 ईस्वी में इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र को जारी किया था। इन्होंने 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र को जारी किया था और 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो फिर दास कैपिटल नाम एक बुक का रचना किया था और 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, जबकि इनका जन्म 1818 ईस्वी में होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है? तो फिर जर्मनी में होता है। इनका जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन यह रूसी समाजवादी यानी कि आधुनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। तो फिर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। और इसके अलावा लुई वाला और सेंट साइमन दोनों फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी चिंतक थे, और जबकि रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगर कहें मूल रूप से कि समाजवाद के जनक कौन थे, तो फिर समाजवाद के जनक सेंट साइमन थे। और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो फिर कार्ल मार्क्स। इतना बातों को आपको ध्यान में रखना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस का सबसे पहला समाजवादी था, तो रूस का सबसे पहला समाजवादी प्लेखानोव था। सबसे पहला समाजवादी प्लेखानोव था। उसके बाद फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, बहुत बाद। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में होता है। फिर वही सवाल, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ के राजा को जार कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ के राजा को राजा कहा जाता था, उसी तरह से वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। तो सीधा सा मतलब है रूस का सम्राट को, यानी कि वहाँ के राजा को। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। और इनका जन्म कब होता है? 1818 ईस्वी में और मृत्यु 1883 ईस्वी में। और इन्होंने 1848 ईस्वी में क्या घोषणा पत्र जारी करता है? समाजवादी घोषणा पत्र को जारी करता है 1848 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक बुक का प्रकाशन करता है। रास्पुटिन कौन था? तो यह एक भ्रष्ट पादरी था। मतलब जब जार द्वितीय शासक यानी कि राजा बनता है, तो फिर वो अपने पत्नी के प्रभाव में ज़्यादा रहता है। अपने पत्नी के प्रभाव में ज़्यादा रहता है और उसकी पत्नी पादरी के प्रभाव में रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि पत्नी को पादरी कंट्रोल कर रहा है और पत्नी किसको कंट्रोल कर रहा है? जार को। तो सीधा सा मतलब है कि इनडायरेक्टली जार को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो फिर पोप कहने का मतलब है पादरी, क्योंकि पादरी जो बात इसके पत्नी को कहता था वही काम अपने पति से करवाता था। यानी कि यहाँ का पादरी काफ़ी भ्रष्ट था। कहाँ का? तो रूस का। इस वजह से धीरे धीरे वहाँ पर फिर सुधार आने लगता है। और वहाँ अचानक से तो सुधार नहीं आता है, बहुत ही समय के बाद आता है।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिर जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। मृत्यु 1863 ईस्वी में होता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो सेंट साइमन। सबसे पहला कि समाजवादी का जनक कौन है? तो फिर सेंट साइमन है। कार्ल मार्क्स ये आधुनिक समाजवाद के जनक थे और रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सोवियत संघ में मिला था। सबसे पहले सोवियत संघ में ही काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में दिया गया था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। दास कैपिटल किसकी थी? तो कार्ल मार्क्स की थी। इन्होंने कब प्रकाशन करवाया था? 1863 ईस्वी में, 67 ईस्वी में करवाया था और इनका मृत्यु होता है 1883 ईस्वी में और जन्म होता है 1818 ईस्वी में। और इन्होंने 1848 ईस्वी में कौन सा घोषणा पत्र जारी करवाता है? तो फिर समाजवादी घोषणा पत्र, और इसे ही आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो फिर लेनिन ने किया था। लेनिन कहाँ का रहने वाला था? तो फिर रूस का रहने वाला था। और इन्होंने, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो फिर 1924 ईस्वी में इसका मृत्यु होता है। इसके बाद वहाँ का जार कौन बनता है? जार का मतलब शासक कौन बनता है? तो फिर स्टालिन बनता है। और लेनिन के पहले कौन था? जार द्वितीय था। लेनिन के पहले जार द्वितीय था और लेनिन के बाद फिर स्टालिन बनता है। अगला है कि लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो फिर 1924 ईस्वी में होता है लेनिन की मृत्यु। उसके बाद फिर आता है कौन? तो स्टालिन आता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में होता है। और इसके नेता कौन होता है? तो फिर लेनिन होता है। इसका नेता लेनिन होता है। एक होता है मेंशेविक दल और दूसरा होता है बोल्शेविक दल। लेकिन बोल्शेविक चुनाव होता है तो फिर बोल्शेविक दल हार जाता है, यानी कि लेनिन हार जाता है। उसके बाद फिर ये विपक्ष के रूप में होता है। फिर धीरे धीरे कर ये फिर अपना हिस्सा हासिल करता है, क्योंकि फिर से एक बार आंदोलन होता है। अगला है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो फिर रूस और जर्मनी के बीच होता है। रूस और जर्मनी के बीच होता है। यहाँ रूस का सीधा सा मतलब है कि लेनिन और जर्मनी के बीच होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना की पराजय की वजह से वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त हो गई थी और इस वजह से वहाँ के लोग वहाँ सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर लेनिन ने जर्मनी से शांति समझौता कर लेता है। उसके बाद फिर रूस में जाकर आंदोलन करता है। फिर इन्होंने सत्ता हासिल कर लिया था। उसके बाद फिर लेकिन इसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में ही हो जाती है। 1921 ईस्वी में ही इन्होंने नई आर्थिक नीति लाई थी। 1921 ईस्वी में ही लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई थी। जबकि भारत में आप सुने होंगे कि 1991 में क्या आता है? LPG आता है। उसी की जगह पर इसका न्यू आर्थिक नीति आता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। किसने? ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था। इसका मृत्यु 1924 ईस्वी में हो जाता है। अब तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका सबसे पहला सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जिस प्रकार से भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? कहने का मतलब है कि भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। कौन था? वास्को डी गामा। उसी तरह से हिंद चीनी क्षेत्र में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन कहने का मतलब क्या होता है? तो जैसे इस प्रकार से मेरा देश भारत है, इसी के बगल में देख सकते हैं म्यांमार है, ये सभी है, और इसी के बगल में 3 देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया।
इसी वाले क्षेत्र को कहते हैं हिंद चीनी क्षेत्र, यानी कि जो भारत के इस पूर्वी इलाके में मौजूद देश है, इस प्रायद्वीप को ही कहते हैं हिंद चीन प्रायद्वीप। और इसी पर आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। वहाँ बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो फिर निक्सन था। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन? निक्सन था। और निक्सन पर ही एक आरोप लगा था, एक दार्शनिक के द्वारा था, जिसका नाम था रसेल। उन्होंने कहा था कि हमारे देश यानी कि वियतनाम में युद्ध का कोई अगर जिम्मेवार है तो फिर वो निक्सन है। निक्सन कौन था? तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति था। एकमात्र व्यक्ति रसेल ही था जो कि अमेरिका पर आरोप लगाया था। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिकी को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो फिर वो रसेल था। कौन था? रसेल था। यह एक दार्शनिक था। एक अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। फिर अगला सवाल है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? तो फिर 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता कब होता है? 1954 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? तो फिर वियतनाम और यूएसए यानी कि उस समय अमेरिका के बीच हुआ था वियतनाम समझौता। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। नरोत्तम सिन्हानो कहाँ का शासक था? तो ये कंबोडिया का शासक था नरोत्तम सिन्हानो को। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फिर हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और 1954 ईस्वी में होता है 1954 ईस्वी में होता है जेनेवा समझौता। किसके बीच होता है? तो फिर वियतनाम और अमेरिका के बीच होता है। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो फिर जहरीला नामक रसायन का किया था। किस रसायन का? जहरीला नामक स्थान पर वियतनाम में जो भी रबर का बागान था उस पर छिड़काव किया था अमेरिका ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फिर फान बोई चाउ ने किया था। हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। शुरू में ये तो धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन बाद में यह क्रांतिकारी प्रकृति में बदल जाता है। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। और वियतनाम स्वतंत्र कब होता है? 1954 के जेनेवा समझौता में स्वतंत्र होता है। वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन्ह ने। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में होता है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में होता है। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? मलक्का में। कहाँ बनाया था? मलक्का में बनाया था। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन देश में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। तो फिर जाना दोस्तों कि वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपरी वाले वियतनाम को समाजवादी कंट्रोल करता था। समाजवादी कहने का मतलब है कि रूस। और नीचे वाली दक्षिण वियतनाम को अमेरिका कंट्रोल करता था। अमेरिका कहने का मतलब है कि पूंजीवादी। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर रूस तो साइड हो गया, लेकिन अमेरिका यहाँ से साइड नहीं हो पा रहा था। तो ये दोनों मिलकर अमेरिका को दूर करना चाहा। उसके बाद फिर ये दोनों अंततः 1954 ईस्वी में मिलकर अमेरिका से एक संधि करता है, जिसका नाम होता है जेनेवा समझौता।
उसके बाद फिर दोनों देश एक हो जाते हैं। उसके बाद वर्तमान में देख सकते हैं दोनों एक है। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद और चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका सबसे पहला सवाल जो कि है रंपा आंदोलन कब हुआ था। सबसे पहला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो फिर इसका रंपा विद्रोह होता है 1916 ईस्वी में होता है। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में होता है और 1917 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन होता है और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन होता है, जबकि 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन होता है। आपको ध्यान रखना है कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह होता है, 17 में चंपारण आंदोलन और 18 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और साथ ही असहयोग आंदोलन भी 1919 ईस्वी में प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। तो फिर वो है खान अब्दुल गफ्फर खां, जो पाकिस्तान की तरफ रहते थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खां को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो फिर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है। 1916 ईस्वी में होता है लखनऊ समझौता और 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर होता है। पूर्ण राज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 1934 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होता है। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी में कनाडा में किया था। कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर किया था। किसने किया था। तो फिर लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भी दोनों मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करता है। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किया था। 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। लॉर्ड हार्डिंग ने और लॉर्ड कैनिंग ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन 1911 ईस्वी में इन्होंने किसने लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द करवा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है। तो दांडी यात्रा से होता है। कब होता है। 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो गुजरात के बारदोली नामक आंदोलन में दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित होता है। तो सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता के अधिवेशन में पारित होता है और उसके बाद फिर पुनः पारित कब होता है। तो फिर दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में पारित होता है। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना की थी।
एम.एन. राय ने किया था। 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तुर्की के समर्थन में 1920 ईस्वी में शुरू होता है, जबकि भारत में 1919 ईस्वी में शुरू होता है। उसके बाद फिर तुर्की सहयोग करने के लिए रेडी हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। श्रमिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी में बनाया गया था। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो फिर 1885 ईस्वी में ए हो ह्यूम थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो फिर आयरलैंड के रहने वाले थे। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो सबसे पहला सवाल है इसका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? 1907 ईस्वी में किया था। 1907 ईस्वी में टाटा जी ने जमशेदपुर में, यानी कि उसके नाम से ही जमशेदपुर पड़ा है, यानी कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड कंपनी स्टील कंपनी की स्थापना किया था 1907 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। मैंने आपको पीछे बताया था कि कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। केवल पूछे समाजवाद का शुरुआत किसने किया था? तो फिर सेंट साइमन ने किया था। और वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। मृत्यु 1863 ईस्वी में। इन्होंने 1867 ईस्वी में क्या चीज़? दास कैपिटल के प्रकाशन करता है। उसके बाद फिर उसके पहले 1848 ईस्वी में इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया था। 1917 ईस्वी में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। 1917 ईस्वी में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित होता है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुआ था। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में होता है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में पारित होता है और दूसरी 1891 ईस्वी में पारित होता है। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। दूसरी 1891 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका सबसे पहला सवाल है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो फिर एवेजेनर हार्वर्ड नामक व्यक्ति ने किया था। अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। पूंजीपति वर्ग के लिए किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का और मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का, यानी कि इसमें से
सभी का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी का शोषण हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फिर महानगर में होता है सबसे अधिक घनत्व और सबसे कम ग्रामीण में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो फिर मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आता है। समांतर व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो वह प्रगतिशील प्रवृत्ति के। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? 40 लाख तक पहुँच गई थी। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण में किसके फलस्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण के। किसको? शहरीकरण को प्रभावित किया था। चैप्टर नंबर 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका सबसे पहला सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से होती है? 1990 के दशक से। 1991 ईस्वी में भारत में LPG लाई जाती है इसी के तहत। गिरमिटियाँ किसे कहा जाता है? तो फिर अनुबंधित मजदूर को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए होता है? तो यूरोपियन संघ का उदय होता है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद होती है? तो फिर औद्योगिक क्रांति के बाद होती है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ होता है? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में अमेरिका से शुरू होती है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष होता है? 1944 ईस्वी में होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरकर सबसे पहले आया? अलेक्जेंड्रिया आया था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से अधिकांशतः आते थे। सिकंदर कहाँ का मूल निवासी था? तो फिर वो यूनान का रहने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा प्रयास किया गया था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ होता है? 18वीं शताब्दी के बाद से प्रारंभ होता है। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना हो गया था? तो फिर हो गया था लगभग 35% हो गया था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय होता है? फांसीवाद, नाजीवाद शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। सबसे पहले कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। 1820 से 1814 ईस्वी के बीच विश्व बाजार में कितने गुणों की वृद्धि हो चुकी होती है? तो 25 से 40 गुने से अधिक की वृद्धि हो चुकी होती है। 8वां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, क्योंकि इन्होंने भी खासकर भारत में भी प्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो फिर इसका सबसे पहला सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले छपाई मशीन का आविष्कार किया था और उसने सबसे पहले बाइबिल का फोटो यानी कि प्रिंटिंग किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो फिर बाइबिल का छपाई किया था। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया था? और 1766 ईस्वी में किया गया था। 1766 ईस्वी में किया गया था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रूसो का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का बुक लिखा था। चीनी व्यक्ति पिनसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो 1041 ईस्वी में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मार्को पोलो ने।
हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। मार्टिन लूथर कौन थे? तो यह एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो फिर वो कैक्सटन था। कैक्सटन था जो मुद्रण को इंग्लैंड में पहुंचाया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का संपादन किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने। अमृता बाजार पत्रिका ने बदल दिया था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो फिर चीन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो फिर मार्टिन लूथर ने कहा था। आज़ादी के समय समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। तो दोस्तों 10th का हिस्ट्री अब कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।